हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशा क्लासेस। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं साइंस क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ क्रॉप एंड हाउ क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड, हाउ क्रॉप्स आर ग्रोन, और जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं, जब उनकी पूरी ग्रोथ हो जाती है, हाउ दे आर हार्वेस्टेड एंड देन वी कंज्यूम दोज क्रॉप्स फॉर आर सर्वाइवल एंड वी ईट देम फॉर आर फूड। फाइन। सो हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन, हाउ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फॉर्म ऑफ सीड्स एंड देन हाउ इट्स मैनेजमेंट इज डन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रॉप्स होते क्या हैं। ठीक है, आप सबको पता है, फॉर एग्जाम्पल योर वीट प्लांट। फाइन। आप घर में जो वीट यूज़ करते हो, आप आटा यूज़ करते हो, वीट फ्लावर यूज़ करते हो, तो आपको वो आटा पिसा हुआ मिलता है। ठीक है, आपको ग्रेन्स नहीं मिलते हैं। दैट जो आप आटा खाते हो वो आप पिसा हुआ आटा खाते हो। पर कभी आपने सोचा है कि क्या वो आटा ऐसे ही आया फील्ड में से? नहीं, सबसे पहले वो ग्रेन्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, पहले हम क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं आफ्टर सोइंग सीड्स इनटू द फील्ड, इनटू द सॉइल, एंड व्हेन इट मैच्योर्स आफ्टर अ मंथ ऑफ 4-5 मंथ्स। ठीक है, जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है प्लांट, उसके बाद उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। देन वीट ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। हम मशीन्स के थ्रू, डिफरेंट मशीन्स यूज्ड होती है, उन मशीन्स के थ्रू हम ग्रेन्स लेते हैं। देन ग्रेन्स आर कन्वर्टेड इनटू दिस आटा। ठीक है, तो जो हम खा रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ योर वीट, एंड इन दिस वे सीड्स आर सोन इन द फील्ड, इन द सॉइल, एंड देन आफ्टर इट्स मैच्योरेशन they are harvested, which produce grains, and then we consume for our food. Fine. So this is one example. Then आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, बहुत पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग होते थे, उनके पास प्रॉपर सहूलियत नहीं होती थी, नो फैसिलिटीज़ वर अवेलेबल, नो मशीन्स वर देयर। सो वो क्या करते थे, अगर वो एक ही जगह पे हैं तो वहाँ पर ही कुछ लैंड दे के, कुछ एरिया दे के, वहीं पे सीड्स को सो कर देते थे फील्ड में, सॉइल में। तो उससे क्या होता था, वो वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करवाते थे एंड देन दे ईट देम आफ्टर देयर मैच्योरेशन, और वो उसको खाते थे एंड दे कंज्यूम देम। बट उसके बाद क्या होता था कि वो इधर से उधर जाते रहते थे, तो जब वो एक नई जगह पे जाते थे तो उनको अपना पूरा सेटअप वहाँ पे करना पड़ता था। ठीक है, इन दिस वे दे हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। पर आज क्या है, प्रॉपर मशीन्स आर देयर। तो क्या होता है कि अब क्या कर सकते हैं, थ्रू द यूज़ ऑफ मशीन्स द क्रॉप्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड। क्या होता है, अब ये सब नहीं है, अब कोई दिक्कतें नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो अब लोग क्या करते हैं, एक लार्ज पीस ऑफ लैंड ले लेते हैं और उसी पे दे कीप ग्रोइंग क्रॉप्स विद इन अ ईयर मैनी टाइम्स। फाइन। सो नाउ व्हाट इज़ अ क्रॉप? चैप्टर को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ अ क्रॉप। Plants of same kind are cultivated on a large scale is known as a crop. When you cultivate plants on a piece of land on a large scale, it is known as crops. So basically two types of crops are there. One is rabi crops and second are kharif crops. So we will study one by one. Now first is your kharif crops. सो खारिफ क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं? दे आर दोज क्रॉप्स विच आर मेनली ग्रो इन रेनी सीजन। ठीक है, जो परफेक्ट टाइम होता है। कुछ प्लांट्स होंगे जो समर सीजन में परफेक्टली ग्रो कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं दे नीड विंटर सीजन फॉर देयर ग्रोथ, एंड सम ग्रो इन रेनी सीजन। सो खारिफ क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स विच ग्रो इन रेनी सीजन।
So the crops which are grown in rainy season, they are known as kharif crops. Second, the rainy season is from June to September in India. You all know in India the rainy season is from month of June to September. So these crops mainly grow in these months only. Then fourth, then next is your example. For example, crops like paddy. Paddy means rice, maize, corn, soybean, groundnut, cotton, etc. Fine. So these are some of the crops which are grown in rainy season and they come under the category of kharif crops. So next is your rabi crops. So rabi crops are those crops which are grown in your winter season. Fine. So these crops are grown in winter season. And the month of winter season ranges from October to March. So these crops can grow only in these months. Fine. Next is your examples. For example, crops like wheat, gram, peas, mustard and linseed. These are some examples of crops which are grown in your winter season. Why? Because they require cold temperature, they require less temperature for their growth. You can see in the picture also. Fine. Kharif crops required water for their growth. Fine. So they were growing in rainy season, but these crops need less temperature. They do not require any water, but they require less temperature, so they grow in these months. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिफरेंस पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉप्स, तो आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो. खारिफ क्रॉप्स के बारे में बता सकते हो, उनके उसकी मंथ्स बता सकते हो एंड विद एग्जांपल्स, एंड सिमिलरली विद रबी क्रॉप्स. फाइन. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज योर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. व्हाट आर द प्रैक्टिसेस विच आर done in your agriculture by farmers. Fine. So your following steps are followed. First is the preparation of soil. सबसे पहले आप क्या करोगे? soil को prepare करोगे. Second is your sowing. Third, adding manure and fertilizer. Then is your irrigation, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. आप अनवांटेड प्लांट्स, वीड से उसको प्रोटेक्ट करोगे सॉइल को. एंड देन हार्वेस्टिंग एंड लास्टली यू विल डू स्टोरेज ऑफ योर प्रोड्यूस्ड ग्रेन्स. Okay, fine. So these are the steps which are followed in your agriculture and these are known as agricultural practices. तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करोगे? आप सॉइल को प्रिपेयर करोगे, सॉइल को आप अच्छा करोगे, फर्टाइल सॉइल लोगे ताकि आप अच्छे से सोइंग ऑफ सीड्स कर पाओ और जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से उग जाएं. सेकेंडली सोइंग ऑफ सीड्स. आप जब आपकी सॉइल बहुत अच्छी हो जाएगी, सैंड सॉइल हो जाएगी, देन व्हाट विल यू डू? यू विल सो द सीड्स इनटू द सॉइल इन द फील्ड्स. After that you will add manure and fertilizers. These are the substances which increase the fertility of your soil and makes your soil very good for the crops growth. Fine. तो आप फार्मर्स इसकी एडिशन भी करते हैं so that जो क्रॉप की ग्रोथ है, जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए. After that you will do irrigation, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. अब आपने ये सब डाल दिया, सीड्स डाल दिए, आपकी क्रॉप की ग्रोथ होने लग गई, तो आप क्या करोगे? आप प्रोटेक्ट भी करोगे उसको वीड से. व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो इन द फील्ड्स ऑन इट्स ओन. वो अपने आप से उग जाते हैं क्रॉप्स के बीच में. अनवांटेड प्लांट्स कैन बी और ग्रास, एनी टाइप ऑफ ग्रास विच ग्रोज इन बिटवीन योर क्रॉप. फाइन. तो उसको निकालना भी ज़रूरी होता है सो दैट क्रॉप कैन टेक इट्स फुल space and can grow properly. After that, after the growth of your crop, when it matures, what you do? You will cut that crop and you will do harvesting of crop. Fine. तो harvesting process चलती है. After that, in the last, what you do? The grains are produced from the crop and what will happen? You will store those grains. Fine. जो grains होते हैं उनकी storage करते हैं so that they can be protected from moisture or any humid climate. सो उनकी स्टोरेज भी होती है. फाइन. सो दीज स्टेप्स वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. तो क्या है, जब आप फार्मिंग करते हो, इरीगेशन करते हो, देर आर टू टाइप्स ऑफ हैबिटेट विच इज़ प्रेजेंट. वन इज़ योर रूरल हैबिटेट एंड सेकेंड इज़ योर अर्बन. फाइन.
जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर फार्मर्स, विलेजेस, fine, villages are there, and rural areas, we city people live in the rural areas, urban areas. So what happens कि जो रूरल एरियाज़ वाले लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, दे आर डूइंग फार्मिंग फॉर व्हाट, फॉर प्रोड्यूसिंग द फूड, फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स. और वो अगर क्रॉप्स को उगा रहे हैं, वो इतनी फार्मिंग कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमें फूड मिल पाए, ताकि वहाँ से सप्लाई ऑफ जो फूड है वो हर जगह हो पाए. फाइन. सो योर फार्मिंग इज़ वेरी असेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज़ डन टू प्रोवाइड you basic necessity of life, that is food. Fine. So this is the main requirement that why we study agriculture, and we are studying this chapter related to agriculture. We are growing crops, the farmers are growing crops. Why? For getting food, for the survival. Fine. So first step we will discuss is the preparation of soil. तो सबसे पहले अगर आपको क्रॉप्स की ग्रोथ करनी है तो क्या ज़रूरी है? यू हैव टू प्रिपेयर द बेस्ट सॉइल विच इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ. ठीक है. बेस्ट सॉइल कैसे आप प्रिपेयर करोगे? आपको सॉइल को लूजन करना पड़ेगा. फाइन. यू हैव टू लूज द सॉइल बाय, आपने देखा होगा कि अगर सॉइल ऊपर नीचे होगी उसमें क्रम्स होंगे. ठीक है. मोटे मोटे क्रम्स होंगे अगर सॉइल के, तो क्या वहाँ पे लेवलिंग हो पाएगी? नहीं, वहाँ पर लेवलिंग नहीं हो सकती. द लेवल ऑफ सॉइल शुड बी प्लेन, इट शुड बी लूजन्ड, जिसकी हेल्प से क्या होगा? क्रॉप्स हम अच्छे से, जो सीड्स है वो अच्छे से सो कर सकते हैं, एंड द क्रॉप्स कैन बी ग्रोन वेरी इजीली एंड वेरी परफेक्टली. फाइन. तो इसलिए क्या ज़रूरी है? द लूजनिंग ऑफ सॉइल. फाइन. तो turn the soil and lose it. You have first step is you have to turn the soil and you have to lose it. You can see in the picture, जो ये farmer है, he is leveling the soil with the help of your bulls. ठीक है. मैनुअली ये लोग कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा? जो सॉइल है वो प्लेन होता जाएगा. ठीक है. एंड यू कैन इजीली सो द सीड्स नाउ. Second step is your loosened soil. Why we have to lose the soil? Loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes. अगर आप soil को lose करोगे तो उससे क्या होगा? जो earthworms है और microbes है उनकी growth अच्छे से हो पाएगी. अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि why earthworms and microbes should grow in the soil? आपने सुना होगा कि अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, दे आर नोन एज फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स. क्यों उनको कहा जाता है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स? बिकॉज दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. वो सॉइल को बहुत अच्छा बना देते हैं, बेस्ट सॉइल कर देते हैं. बाय फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. कैसे करते हैं? जब अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स सॉइल में ग्रो करेंगे ना, तो क्या होता है? जो उनका यूरिन होता है, जो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, उससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है. तो उससे वो चीज़ ज़रूरी है. बाय फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. ठीक है. तो इसलिए हमें सॉइल को लूजन करना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा. वाई? फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स. Third is your loosening and turning of the soil is known as, this process is known as your tilling and plowing. Fine. जब आप soil को lose करोगे, उसको turn करोगे और उसको lose कर दोगे, that process is known as your tilling or plowing. ठीक है. Next is your leveling the field for irrigation. This is the concept you have already studied कि आपको field को, सॉइल को लेवल करना पड़ेगा सो दैट प्रॉपर इरिगेशन कैन टेक प्लेस. ओके. सो नाउ योर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स विच आर यूज्ड. फर्स्ट इज़ योर प्लव. ठीक है. हमने प्लव के बारे में पढ़ा. क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है? फॉर टिलिंग द सॉइल. सॉइल को टिलिंग करने के लिए, प्लोइंग करने के लिए. ठीक है. उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है? देन यू हैव टू add the fertilizers also to the crop. Then you have to remove the weeds also which are unwanted plants. Then you have to do turning of soil. ठीक है. These are the processes which are done by plough. Fine. तो ये processes है जो
फ्लो करता है। अब प्लफ के आगे आपने देखा होगा ना, यू कैन सी इन द पिक्चर अ लॉन्ग वुड इज प्रेजेंट विच इज नोन एज फ्लो शाफ्ट। ठीक है, इस यही कनेक्टेड होता है ऑन द सरफेस ऑफ बुल्स। जो बुल्स कैरी करते हैं वो प्लफ शाफ्ट के थ्रू प्लफ को कैरी करते हैं एंड दे कैन मूव ऑन द फील्ड्स फॉर टर्निंग द सॉइल। ठीक है, तो it is made up of wood which is drawn by a pair of bulls. You can see in the picture also long log of wood, it is known as plough shaft. इसको plough shaft बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर, अब आपने प्लफ के बारे में पढ़ लिया है। एक और इंस्ट्रूमेंट एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज होता है दैट इज नोन एज योर हो। हो क्या होता है, इट वर्क्स जस्ट सिमिलर टू प्लफ। ठीक है, इनका फंक्शन बिल्कुल सेम होता है, एक जैसा काम करते हैं, बस इनका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। हो का भी वही काम होगा जो प्लफ का काम था। इट रिमूव्स द वीड। ठीक है, वीड्स को रिमूव करता है। लूजन द सॉइल, लूजनिंग ऑफ सॉइल। देन लॉन्ग रोड ऑफ वुड, इसकी भी लॉन्ग रोड होती है वुड की। ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर। आयरन प्लेटिंग होती है, ब्रॉड प्लेटिंग होती है विच इज़ ड्रिवन बाय योर एनिमल्स ओनली। ठीक है, जैसे वहाँ पर बुल्स थे, यहाँ पर भी एनिमल्स होते हैं, मे बी बुल्स और काउज और एक्सेट्रा। ठीक है, long strong and bent plate of iron is used for driving and for ploughing or turning of soil. Fine, so this is all about your hoe. ये दोनों एक जैसे हैं। नेक्स्ट इज योर कल्टिवेटर। अब कई प्लफिंग होती है जो आप लोग अभी तक क्या थे, मैनुअली कर रहे थे फार्मर्स। in that hard work was used of farmer, they were manually doing and working very hard. But when the use of tractors is there, when machines is used, mechanical use हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, cultivator. So when plowing is done by the use of tractors which is driven by the cultivator, it is known as your cultivator process. Here machinery is used, not done manually. So this is your easy method and it is done nowadays. So machines are there which can be used easily for plowing. So your next step is sowing of seeds. Farmers क्या करते हैं, they sow the seeds. तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हमें किस तरह के सीड्स को सो करना चाहिए इन द फील्ड, इन द सॉइल। तो a simple experiment is done by farmers. What they do, they take a beaker, fine, they half filled with water is H2O. सो वो क्या करते हैं, सीड्स लेकर आते हैं, ठीक है, सो करने के लिए। तो क्या करेंगे, वो सब सीड्स को इसमें डाल देते हैं। ठीक है, सीड्स को इसमें बीकर में जिसके अंदर पानी है उसमें दे पुट ऑल द सीड्स। तो क्या होगा, कुछ सीड्स ऊपर आ जाते हैं, कुछ सीड्स नीचे बैठ जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ जो हल्के सीड्स होंगे वो क्या होंगे, जो लाइट सीड्स होते हैं दे विल फ्लोट और सिंक, ऑब्वियसली दे विल फ्लोट, एंड जो भारी सीड्स होते हैं, हैवी सीड्स होते हैं, दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम। तो इससे उनको क्या पता चल जाता है कि जो हल्के सीड्स होते हैं जो फ्लोट कर रहे हैं ऊपर पानी में, वो हल्के सीड्स है, दैट मीन्स दे आर हॉलो। वो खोखले होते हैं, दैट मीन्स वो लाइट हो गए तभी वो ऊपर आ गए, दैट मीन्स दे आर बैड सीड्स, बैड या फिर आप कह लो अनहेल्दी सीड्स। और जो नीचे बैठ जाते हैं कुछ सीड्स जो हैवी होते हैं, दे आर नोन एज योर हेल्दी सीड्स। वाई, बिकॉज दे आर नॉट होलो, दे आर हैवी। तो अच्छे सीड्स नीचे बैठ जाते हैं और बैड सीड्स ऊपर आ जाते हैं। तो इससे फार्मर्स को पता लग जाता है एंड दे कैन थ्रो दिस बैड सीड्स एंड दे मेक यूज ऑफ दीज हेल्दी एंड गुड सीड्स फॉर सोइंग ऑफ सीड्स। फाइन, सो फर्स्ट इज योर गुड क्वालिटी सीड्स आर रिक्वायर्ड. दिस कैन बी टेस्टेड बाय दिस experiment. Good quality seeds are used. Then second is your healthy seeds are used,
and with the help of these two processes, when you use high quality seeds and healthy seeds, what farmers will get, they will get high yield of crop. So now we will discuss the tools which are required for sowing of seeds. Two types of tools we will discuss. First is your category, that is traditional tools, which is shaped like a funnel. आप पिक्चर में देख सकते हो, डायग्राम में इट इज गिवन. क्या होता है कि बुल्स आर देयर, एनिमल्स आर देयर, पीछे फार्मर्स भी होते हैं, एंड व्हाट दे डू, दे हैव अ लॉन्ग फनल शेप्ड टूल जो क्या होता है सॉइल के अंदर तक पियर्स कर रखा होता है. ठीक है, तो क्या होता है ऊपर से जो फार्मर्स होते हैं वो उस फनल के अंदर सीड्स को डालते हैं, सो दैट द सीड्स कैन मूव विद इन दैट फनल डीप इनटू द ग्राउंड, डीप इनटू द सॉइल, एंड दे पियर्स इनटू द सॉइल. तो इस तरह क्या होता है, जो सीड्स होते हैं, sowing of seeds can take place. ठीक है, shaped like a funnel, seeds are filled, जो ऊपर funnel है उसमें seeds को डाला जाता है. Pipes having sharp ends, सीड्स को जब डालते हैं जो उसकी पाइप्स होती है, ठीक है, सीड्स उसके थ्रू नीचे जाते हैं, और सबसे नीचे क्या होता है, शार्प एंड होता है. वाई शार्प, सो दैट द सीड्स कैन गो इनटू द सॉइल वेरी प्रॉपरली. ठीक है, तो पियर्स इनटू द सॉइल, वो अच्छे से सॉइल में पियर्स कर पाते हैं, अच्छे से जा सकते हैं. तो ये एक ट्रेडिशनल टूल यूज होता था इन एशियन टाइम. Then your second is your seed drill. Seed drill क्या होगा, it is a machine which is used, it is used for sowing of seeds with the help of tractors. अब क्या है, tractors का use आ गया, machine का use आ गया, machinery is involved. But in case of traditional tool, no machinery was there, farming was done by the farmers, they were doing manually. Seeds are at equal distance and depth. Seeds get covered by the soil after sowing. तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जब आप सीड ड्रिल यूज़ करते हो, आप डायग्राम में देख सकते हो, नीचे इसके बहुत तीखे इसकी नोक होती है. ठीक है, तो वो क्या करती है, सॉइल में अच्छे से पियर्स कर पाती है. तो जब आप ऊपर से सीड्स डालते हो विद और उसके आगे ट्रैक्टर लगा होता है, ट्रैक्टर इज देयर, जब आप सीड्स डालोगे तो वो उस शार्प एजेस की वजह से जो सीड्स हैं वो अच्छे से सॉइल में जा सकती है. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज यूज विद द हेल्प ऑफ योर सीड ड्रिल्स. आउट ऑफ बोथ दीज प्रोसेसेस, अब आपने देखा ट्रेडिशनल टूल्स में फार्मिंग थी, है ना, फार्मर्स काम कर रहे थे, दे वर डूइंग मैनुअली, तो उसमें ज़्यादा लेबर लग रहा था, ज़्यादा टाइम लग रहा था. बट इन केस ऑफ सीड ड्रिल इट इज़ डूइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. तो ये चीज़, ये वाला जो प्रोसेस है, ये कम आपका लेबर यूज़ करेगी एंड इट विल सेव योर टाइम ऑल्सो. ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज कंसिडर्ड बेटर नाउ डेज एज कम्पेयर टू योर ट्रेडिशनल टूल. सो दीज टू आर द टूल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सोइंग ऑफ सीड्स विद इन द सॉइल. अब आपने बेसिक प्रोसेसेस कर लिया, आपने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करने के बाद आपने उसमें sowing of seeds भी कर लिया. after the checking that the which type of seeds are suitable for sowing in the fields, and now you will add manures and fertilizers to the field. Why manures and fertilizers are added? To increase the fertility of the soil, to get nutrients to the soil. अब आपको पता है कि सॉइल को प्रॉपर ग्रोथ के लिए, सॉइल में क्रॉप की प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स शुड बी अवेलेबल इन द सॉइल. तो क्या होगा, आप उसमें मैन्योर्स ऐड करोगे और फर्टिलाइजर्स ऐड करोगे. योर मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस एंड फर्टिलाइजर्स आर योर आर्टिफिशियल. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एक्सटर्नली प्रिपेयर होते हैं, बट योर मैन्योर्स आर नेचुरल विच आर बेस्ट फॉर योर क्रॉप ग्रोथ. ठीक है, तो मैन्योर्स जो होते हैं वो फार्मिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं. वाई? बिकॉज इट डज नॉट हार्म द एनवायरमेंट. जो मैन्योर्स होते हैं, अब नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ मैन्योर्स आर फॉर्म्ड. मैन्योर्स बनते कैसे हैं? जैसे आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, आप लोगों को ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, क्या कहते हैं कि बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स देना चाहिए, उनको प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए. ठीक है, तो इसी तरह जो सॉइल है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्रॉप की क्या ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. तो उसके लिए एडिशन ऑफ मैन्योर इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मैन्योर बनते कैसे हैं? जो एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, आपने देखा होगा जब
एनिमल और प्लांट्स डाई जब व्हेन दे आर डेड, जो उनका वेस्ट होता है वो सॉइल में रह जाता है, ठीक है, ग्राउंड पे रह जाता है, एंड फ्रॉम ग्राउंड इट गोज इनटू द सॉइल, वो वहीं पे मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, डिकम्पोजिशन एक्ट्स, डिकम्पोजर एक्ट ऑन दैट मटेरियल, एंड इन दिस वे द soil is prepared by the addition of plant and animal waste within the soil, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स आर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के लिए हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड। Manure and fertilizers are used. Manures are natural and fertilizers are artificial. Manures replenish the soil with nutrients which and the process is known as manuring. जब जो soil है replenish हो जाती है, उसमें nutrient content high हो जाता है, that process is known as your manuring process. So what is manure? Manure is an organic substance which is used to increase the fertility of your soil. Then decomposition of plant and animal waste, डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और जिससे मैन्योर बनता है बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस, डिकम्पोजिशन प्रोसेस अकर्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। आपने ये भी नोटिस किया होगा जब फर्टिलाइजर्स व्हेन दे आर एडेड इनटू द फील्ड, जो फार्मर्स होते हैं वो मास्क भी यूज़ करते हैं। वाई दे यूज़ मास्क? बिकॉज व्हेन दे स्प्रिंकल फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, तो वो पॉइजनस गैसेज रिलीज करते हैं जो वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीजेज आपको कॉज कर सकते हैं। दैट्स वाई फार्मर्स मेनली यूज मास्क फॉर स्प्रेडिंग द फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, एंड सम फार्मर्स दे एड फर्टिलाइजर्स मैनुअली ऑल्सो बाय द हैंड्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। कुछ और फर्टिलाइजर्स के बारे में और भी स्टडी करेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर केमिकल्स विच आर प्रिपेयर्ड एक्सटर्नली, और वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते क्रॉप के लिए, बट स्टिल वी यूज़ वाई? बिकॉज टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, वो भी ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स का होना भी ज़रूरी है। फाइन। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो दीज आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड, एंड आपको पता है ये कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में फर्टिलाइजर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर इनकी प्रिपरेशन होती है एंड दे आर मेड। सो दे आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट कंटेंट में रिच होते हैं। What are the nutrients which are found in the fertilizers, or what are the different examples? So it can be your urea, ammonium sulfate, potash and NPK. अब आपने देखा कि आप एक फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, बट क्या होगा जब आप एक्सेसिव यूज़ करोगे फर्टिलाइजर्स का? तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, जो वो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको रिड्यूस कर जाता है। क्यों? क्योंकि आप एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स की एडिशन कर रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। यू हैव टू ऐड मिनिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स टू द फील्ड्स, then you have to then it is replenishing the soil with the nutrients, this you are doing. Then last is your crop rotation. Crop rotation is the process which you will study later. इसमें क्या होता है, for example आप फील्ड है, आप उसमें वीट ग्रो कर रहे हो, ठीक है, वीट का क्रॉप ग्रो कर रहे हो, आपने सोइंग ऑफ सीड्स किया, वीट के सीड्स डाले, तो क्या होगा वहाँ पे वीट की कल्टीवेशन होगी, ठीक है। तो क्या होगा जब वीट हार्वेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने लेट्स से आपने राइस की कल्टीवेशन की, उसके बाद आपने वीट की ऑल्टरनेटिवली यू आर डूइंग, पहले वीट फिर राइस, फिर वीट फिर राइस। इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशिंग होती है सॉइल में वो ज़्यादा हो जाती है, इससे न्यूट्रिएंट कंटेंट बना रहता है सॉइल में। बट इफ़ यू आर डूइंग सोइंग ऑफ सीड्स ऑफ वन प्लांट ओनली, देन इट विल नॉट रिप्लेनिश योर सॉइल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीट प्लांट ग्रो कर रहे हो, देन आफ्टर हार्वेस्टिंग अगेन वीट प्लांट, फिर से उसी क्रॉप पे वीट प्लांट, जब आप एक ही प्लांट को एक ही सॉइल पे ग्रो करते जाते हो तो उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेता है सारे के सारे, और जो सॉइल होती है वो आपकी लेस फर्टाइल हो जाती है। तो दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स अल्टरनेटिवली इज नोन एज योर क्रॉप रोटेशन। फाइन। Okay students, so now come and let's see some important differences between your manures and fertilizers.
नाउ वी विल स्टडी द एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। आपने पढ़ लिया मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का डिफरेंस। अब आपने क्या देखा कि मैन्योर्स आर फार बेटर देन फर्टिलाइजर्स। वाई? बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड एंड योर फर्टिलाइजर इज़ एन आर्टिफिशियली मेड केमिकल। तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है इट इज़ कंसिडर्ड योर फार बेटर देन फर्टिलाइजर्स। वाई? बिकॉज योर मैन्योर इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, इट इंक्रीजेज द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो एंड वट इट डू, जब आप मैन्योर की एडिशन करते हो सॉइल में तो क्या होता है, उससे सॉइल जो होती है वो पोरस हो जाती है। ठीक है, पोरस हो जाती है तो उसमें स्पेसेस आ जाते हैं। स्पेसेस आएंगे दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस विद इन द सॉइल। ठीक है, और क्या होता है ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करने से जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो वाटर को अच्छे से पकड़ सकता है जो सॉइल को ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना वाटर के any crop can't grow, so water holding capacity increases। ठीक है, तो मैन्योर इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड देन इट ऑल्सो इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल। फ्रेंडली माइक्रोब्स को तभी फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। वाई? बिकॉज दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ योर सॉइल एंड इंक्रीज द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल। एंड लास्टली ऑल्सो इट ऑल्सो इंक्रीजेज द टेक्सचर ऑफ योर सॉइल। स्टूडेंट्स, सो अब तक हमने क्या किया, हमने सोइंग ऑफ सीड्स, सॉइल प्रिपेयर कर लिया, सोइंग ऑफ सीड्स कर ली, उसके बाद हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी योर इरीगेशन। इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स इज रिक्वायर्ड। सो फॉर इरीगेशन व्हाट इज मस्ट? योर वाटर्स है, प्लांट्स है, उसको क्या ज़रूरी है? वाटर इज असेंशियल। तो हाउ वाटर इज नीडेड बाय प्लांट्स? फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट, अब प्लांट को क्रॉप में बदलने के लिए क्या चाहिए? वाटर इज मस्ट। तो वाटर उनको कैसे मिलेगा? अगर उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी एंड रूट्स हैव इनफ वाटर टू स्टोर। ठीक है, अगर पानी होगा तो वाटर होगा तो क्या होगा? इट कैन ईजिली रीच अप टू स्टेम्स एंड न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो दे मूव टू द स्टेम। आपने पढ़ा होगा फ्लोएम एंड जाइलम के बारे में। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड टू द अपर पार्ट्स ऑफ योर प्लांट एंड जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सिमिलरली इन दिस वे रूट्स, वाटर जो होता है इट इज़ अब्जॉर्ब बाय योर रूट्स। बाय, अगर वाटर नहीं होगा तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नहीं होगी। अगर जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं होगी तो न्यूट्रिएंट्स कैसे रीच करेंगे प्लांट, पूरे प्लांट तक? ठीक है, तो योर वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड विच इज़ नेसेसरी फॉर योर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। देन न्यूट्रिएंट्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू योर स्टेम। Then supply of water to crops at regular interval is must. In summers the frequency of water needed is higher. आपको पता है समर्स में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, so water frequency is more in summers than in winters. इरीगेशन में देखो, अब पानी कहीं से आएगा? आप ऐसा तो नहीं है बकेट, एक एक बकेट लेके पूरे फील्ड में आप पानी दोगे, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वेरियस सोर्सेज ऑफ इरीगेशन आर देयर, आप जिससे पूरे फील्ड में पानी दे सकते हो। सो वी विल स्टडी नाउ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। ये सोर्सेज ऑफ इरीगेशन कैन बी योर ट्यूबवेल्स, ठीक है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, फाइन। सो ये जो जगह यहाँ से आपको पानी मिलता है सो दैट यू कैन इरीगेट द होल फील्ड। वाई? बिकॉज अ large piece of land is there, you can't take a bucket and give water one by one. Now we will discuss about traditional methods of irrigation. वो methods जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे वो हम methods डिस्कस करेंगे। So what were the traditional methods? आप चार मेथड के बारे में देखोगे, चार सिस्टम स्टडी करोगे। फर्स्ट इज़ योर मोट विच इज़ पुली सिस्टम, चेन पम्प, ढेकली एंड राहत विच इज़ ए लेवर सिस्टम। तो पहले क्या होता था कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो, जो पुली सिस्टम क्या होता है? पुली सिस्टम वॉज मोट। आप देखते हो वेल्स में से जब पानी बाहर निकालते हैं तो पुली लगी होती है, ठीक है। विद पुली यू विल टेक आउट विद द हेल्प ऑफ रोप एंड बकेट कम्स आउट विद फिल्ड विद वाटर, ठीक है। इन दिस वे यू कैन वाटर द फील्ड, यू कैन डू इरीगेशन, ठीक है। सो दिस वॉज योर पुली सिस्टम विच इज़ नोन एज मोट। सेकेंड इज़ योर चेन पम्प। चेन पम्प में क्या होता है? स्फेरिकल सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें पानी भरा होता है एंड देन यू टेक दोज डिस्क एंड
spread into the fields, and in this way it gives water to the whole field and distribute water. So this was your chain pump. थर्ड इज योर धेकली. वट वॉज धेकली? धेकली में एक रोप यूज़ होती थी, ठीक है, वी यूज़ रोप्स, और रोप्स के थ्रू हम पानी लेते थे और हम इरिगेशन में यूज़ करते थे. Then last is your राहत, which was your lever system. राहत क्या होता था? सर्कुलर डिस्क होती थी, ठीक है, सर्कुलर डिस्क के अराउंड बकेट्स लगी होती थी, काफ़ी सारी बकेट्स होती थी जिनमें पानी होता था. तो वो क्या करते थे, हम फील्ड में ले जाते थे उसको, एंड देन इट विल स्प्रिंकल वाटर to its sides. In this way the buckets will give used to give water to the field. So this was your rahat system, lever system. So these four were the traditional ways which were used. These ways they were time consuming and they used human labor also. Fine. So this was less efficient method as compared to your modern methods of today. तो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि वाटर की कंजप्शन कैसे की जाए. वाटर हमें ऐसे यूज़ करना चाहिए कि उसकी कंजप्शन ज़्यादा हो और वो एफिशिएंट ज़्यादा हो और उसकी जो वेस्टेज है वो सबसे लीस्ट हो पाए, सबसे कम हो. एंड ऐसा भी ना हो कि फील्ड के किसी एक एरिया में ज़्यादा पानी मिल जाए और किसी एरिया में बिल्कुल पानी ना मिले. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स वाई ट्रेडिशनल मेथड्स वर डिसरिगार्डेड, बिकॉज ऑफ दीज थ्री रीजन्स, एंड दैट्स वाई इन टुडे टाइम मॉडर्न मेथड्स आर यूज्ड. सो इट इज़ योर स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक परपेंडिकुलर पाइप होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर पाइप के ऊपर नोजल्स आर प्रेजेंट ऑन द टॉप, और जो वाटर होता है वो नोजल्स के थ्रू स्प्रिंकल होता है टू द एंटायर फील्ड. इन दिस वे वाटर इज स्प्रेडेड ऑन द फील्ड. सो perpendicular pipes are present, rotating nozzles are there on the top, regular intervals पे वो पानी को sprinkle करता है and sprinkled on the crop. Fine. So this is your sprinkler system, but still it has also many demerits. That's why drip irrigation, drip system is used, which is the best method for your irrigation. आपका drip system क्यों best है? Why? Because जो आपने देखा स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है, नोजल्स है, नोजल्स के थ्रू पानी स्प्रिंकल हो रहा है, बट आप नोटिस कर पा रहे होंगे जो स्प्रिंकल सिस्टम है उसमें पानी जो होता है वो लीव स्टेम ऐसे ही ऊपर से नीचे पड़ रहा है. इट इज़ नॉट रीचिंग डायरेक्टली टू द रूट्स विद इन द सॉइल, ठीक है, तो वो एक डिसएडवांटेज हो सकता है. सो इन ड्रिप सिस्टम, इन योर ड्रिप सिस्टम वाटर फॉल्स डायरेक्टली नियर द रूट्स, ठीक है, जो वाटर है वो बिल्कुल रूट्स सॉइल के साथ साथ चलती है ड्रिप सिस्टम, तो जो रूट्स है उसको पानी ईजिली मिल पा रहा है, इट कैन ईजिली गेट वाटर. So water is not wasted in this method. It is boon in regions where availability of water is very poor. तो ये सिस्टम वहाँ पर बेस्ट है जहाँ पर पानी की कमी है या जहाँ पर पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं है. Fine. So this is your drip system, which is the best method for your irrigation. After irrigation you have to do the protection from weeds, ठीक है. So what are weeds? Weeds are the unwanted, undesirable plants which grow in the field and they take the place of your crop. So weeds are good or bad? Yes, they are very bad. They affect your growth of your crop. So the removal of weeds is very essential. So this process, the removal of weeds, is known as your weeding. Fine. So this process is your weeding. And what do weeds do? Weeds ऐसी plants होते हैं जो आपके crop plants की जगह पे grow करते हैं and they affect their growth. तो क्या होगा, unwanted plants है कहीं भी उग जाएंगे तो उससे आपकी crop पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. Fine. So manual removing of weeds is important. So manual removing of weeds होती है, that is done by your खुरपी, which is done by the farmers. वो क्या करते हैं, खुरपी से सॉइल को अच्छे से ऐसे निकालते हैं और उसमें से प्लांट्स को, अनवांटेड प्लांट्स को बाहर निकाल देते हैं. Weeds are also controlled by the use of chemicals also, which are known as your weedicides. Weedicides को स्प्रे किया जाता है in the fields by the farmers, जो क्या करते हैं, weeds
को कि वीड्स की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं और उनको स्टॉप करते हैं. एंड सो इट इज़ स्प्रेड इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ योर स्प्रेयर्स बाय द फार्मर्स. So this was all about your protection from weeds, which is very essential step for the growth of your crops. Next step is your harvesting. Harvesting means cutting down of your crop. It is done by manually by using sickle. Sickle is a U-shaped thing which is used to cut down the crops. ठीक है, तो ये manually यूज़ किया जाता था, but it requires more labor and more time, so it is less efficient. सो कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मेच्योर, जब मेच्योर हो जाता है क्रॉप तो उसको कट डाउन किया जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज योर हार्वेस्टिंग प्रोसेस. इट इज़ डन मैनुअली बाय द यूज़ ऑफ यू शेप्ड सिकल, देन बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. अब क्या होता है, मशीन्स यूज़ होती है. द मशीन इज़ नोन एज हार्वेस्टर विच इज़ डन फॉर हार्वेस्टिंग. grain seeds are separated from your chaff. For example, your wheat plant is there. ठीक है, तो आप wheat, जब आपका wheat crop पूरा ग्रो हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो wheat के grains आप सेपरेट करोगे किसमें से, फ्रॉम chaff. chaff is the छिलका ऑफ दैट wheat plant. ठीक है, तो wheat grain के बाहर एक छिलका होता है जिसको आप सेपरेट करते हो, एंड यू गेट सीड्स, यू गेट grains of wheat plant. So that is known as your chaff. So after your separation is done, then you do winnowing. So winnowing is this process after cutting down the crop. When you separate the grains from chaff, this process is known as your winnowing process. तो पहले क्या होता था, सिकल यूज़ होती थी, बट नाउ नो सिकल इज़ यूज्ड, बट पीपल डू, दे यूज़ कंबाइन. कंबाइन क्या होता है, वाई इट इज़ नेम्ड कंबाइन, बिकॉज इट इज़ अ मशीन विच डू बोथ द प्रोसेसेस. अब हमें कैसी मशीन चाहिए जो कटिंग ऑफ क्रॉप भी कर दे और फिर सेपरेट भी कर दे ग्रेन्स को शाफ्ट में से, तो ऐसी मशीन जो दोनों काम कर देगा, दैट मशीन इज़ नोन एज योर कंबाइन. सो दिस प्रोसेस इज़ done by combine. So next is your harvest festival. जब आपकी फार्मर्स की क्रॉप अच्छी हो जाती है, क्रॉप अच्छी उगती है, मेच्योर हो जाती है, उसके बाद कटिंग अच्छे से हो जाती है, देन फाइन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, तो जो फार्मर्स होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है. तो दैट हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ नोन एज सेंस ऑफ वेल बीइंग. जब आप बहुत खुश होते हो कि हाँ हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है. एंड द फेस्टिवल्स आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबाना एंड बिहू. सो दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू celebrate the victory of grown crops very properly. Okay, so now next step is your storage of grains produced. जो आपको grains मिल गए, अब आपको उसको store भी करना पड़ेगा. Why? Used to do storage for the protection. By the time you are not using all the grains, you have to do storage of those grains. सो आपको स्टोरेज करने के लिए प्रॉपर कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, यू शुड प्रोटेक्ट योर ग्रेन्स फ्रॉम मॉइस्चर, फ्रॉम ह्यूमिड क्लाइमेट एंड फ्रॉम द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन स्टोर द, फॉर एग्जाम्पल योर व्हीट ग्रेन्स आर देयर, फाइन, यू कैन स्टोर देम इन ड्राइड नीम लीव्स. यू कैन यूज़, आपने देखा होगा कई घरों में आपकी मदर्स क्या होती हैं, वो टैबलेट्स रख देती हैं, ठीक है, आटे में, सो दैट इट इज़ नॉट अटैक्ड बाई इंसेक्ट्स. सो दैट वन मेथड कैन बी यूज्ड. सो your storage of grains is done. You can store the grains in jute bags also. ठीक है, these are the storage methods which is done in small scale. ठीक है, जब लार्ज स्केल पे आपको स्टोरेज करनी है ग्रेन्स की, सो व्हाट यू यूज़, यू कैन यूज़ मेटेलिक बिन्स, यू कैन यूज़ सिलॉस एंड यू कैन यूज़ ग्रेनरीज. ठीक है, सो दीज मेथड आर यूज्ड इन लार्ज स्केल. इसमें क्या होता है, मोटे मोटे बैग्स होते हैं, ग्रेनरीज होती हैं जिनमें ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है. मोटे क्यों होते हैं, सो दैट इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर और ह्यूमिड क्लाइमेट. सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स फॉर फ्यूचर यूज. अभी तक हमने क्या पढ़ा था, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फूड फ्रॉम एनिमल्स. आपको पता है कि आपको फूड एनिमल से भी प्रोवाइड होता है. सो एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल चिकन, मीट, एग्स, मिल्क, fine. So these are the products which are obtained from animals. So
this process of rearing of animals for different animal products is known as your animal husbandry. ठीक है, इस प्रोसेस को जब हम रेयर करते हैं एनिमल्स को, दिस इज एनिमल हस्बेंड्री. फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, what they consume, they eat fish only. Why? Because in coastal areas fishes are easily available, so rearing of fishes is done there. So in this way, animals reared at home or in farms on a large scale. So all these processes, these come under your animal husbandry. This we complete our explanation of this chapter. Now we will do frequently asked question answers. So your first question is, select the correct word from the following list and fill in the blanks. Your options are there: float, water, crop, nutrients and preparation. So first fill in the blank is, the same kind of plants which are grown and cultivated on a large scale at a place is called, that is called a crop. ठीक है, जो लार्ज स्केल पे ग्रो की जाती है, we call them as crop. Second is, the first step before growing crops is dash of the soil. First step क्या होता है for agriculture is your preparation of the soil. You have to loosen that soil. Third is, damaged seeds would dash on top of the water. We have discussed about two types of seeds. First is bad seeds or damaged seeds, and other one is your healthy seeds. So healthy seeds will settle at the bottom and the damaged seeds are hollow, so they will float on the top of the water. So your answer is float. Fourth is, for growing a crop, sufficient sunlight and dash from the soil are essential. So for growing a crop with sunlight, water and nutrients from the soil are very important. So here is nutrient and water. So your second question is, you have to match the items in column A with those of column B. So first is your kharif crops. So what do you know about kharif crops? So these are some of the examples. So out of these, paddy and maize, which is your E part, it comes under kharif crops. Second is your rabi crops. Rabi crops are wheat, gram and pea. This is your D part. Next is your chemical fertilizers. So chemical fertilizers are, for example, your urea, super phosphate, fine, NPK also. Fourth is your organic manure. So organic manure is a animal excreta, cow dung, urine and plant waste, which mixes with the soil and increase the nutrient content of the soil and fertility of the soil. So these were your match the columns. Now third question is, you have to give two examples of each. You have to tell examples of kharif crop and then rabi crop. So kharif crops are paddy and maize and rabi crops are wheat and gram. Fourth question is, write a paragraph in your own words. You have to describe these headings in your own words. What do you understand by these headings? First is your preparation of soil. So how soil is prepared, you have to describe it. Soil preparation is necessary before growing a crop. Why? Because it is the first step before doing anything. It involves tilling and loosening of the soil. This allows the roots to penetrate, to go deep inside the soil and to breathe easily even when they are deep. So this is your first step. After that, you do sowing of seeds. So the process of putting seeds into the soil, it is known as sowing. The tool used traditionally for sowing the seeds is funnel shaped. Nowadays, we don't use funnel shape, so a seed drill is used for sowing the seeds with the help of tractors. So machinery is used. This tool sows the seed uniformly at a proper distance and depth.
So next is your weeding. What is weeding? What are weeds? Some undesirable plants, some unwanted plants which grow along with the crop, and these plants are known as your weeds. So the process of removing these unwanted plants is known as weeding. And also we spray chemicals on the weeds and it is known as your weedicides. So coming on, fourth part is your threshing. What is threshing? The process of separating grain seeds of the grain from its chaff. Chaff means छिलका. जब आप grains को उसके छिलके से अलग करते हो, that process is known as your threshing. After threshing you do winnowing also. So moving to question number 5 is explain how fertilizers are different from manures. This we have already discussed also. So you can just see this table and can understand this. We have already discussed these points. So now moving to your question number 6, it is what is irrigation? Describe any two methods of irrigation which conserve water. So the artificial method of watering the plants for assisting in their growth, for helping in their growth. Find that artificial method of watering is known as your irrigation process. And the main sources of irrigation will be your wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, etc. And the two methods of irrigation which will help us to conserve water are, first is your sprinkler irrigation system and second is your drip irrigation system. We will study one by one. First is sprinkler system. This system has an arrangement of vertical pipes. So vertical pipes are present with rotating nozzles on the top. Why? It is more useful in the uneven sandy land where sufficient water is not available. So this system, sprinkler system, helps us a lot in this case. Fine. So moving to your drip irrigation system. This system has arrangement of pipes and tubes with very small holes in them. Holes are there so that the water can enter into the plants drop by drop just at the base of the root. In this way, the roots get enough water from the drip irrigation system. So it will be more efficient method as compared to your sprinkler system. Why? Because in sprinkler, water was sprinkling either on the leaves, on the stem, not properly to the ground, to the roots of the plant. But in case of drip irrigation system, the roots are getting enough water and the soil is also getting enough water for their proper nourishment. Fine. So this system is widely used. So now moving to your question number 7th is, if wheat is sown in the Kharif season, what would happen? You have to discuss this. So your answer will be, if wheat crop is sown from November to March, then it will be grown in winter. Fine. And it will require less water. If wheat is sown in Kharif season, its production will be decreased. Why? Because Kharif season is your rainy season, so the conditions will be changed, so their production will be changed simultaneously. You have to explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field. So continuous plantation of crops will make your soil poorer in certain nutrients as the crops take up nutrients from the soil. So the soil will become infertile and it will not get enough time to replenish the lost nutrients. So in this way, soil will get affected. Next is your question 9, which is, what are the weeds and how we can control them? So weeds are the undesirable or unwanted plants which grow naturally along with the crop, and the growth of weeds can be controlled by adopting many ways. For example, your tilling process, which is done before the sowing of crops, it helps in the uprooting and killing of weeds which may dry up later and then it will mix with the soil. So weeds, this is your one method of removing the weeds. Second, you can also control the growth of weeds by using certain chemicals
which are called as weedicides. So weedicides are sprayed in the fields by the farmers in order to kill those plants. Fine. So these were the question answers of your NCERT book. Meet soon with our next video. Till then, keep learning and keep growing. And if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it and share as much as you can. Thank you so much.